हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज जो हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस देखने वाले हैं वो 22 अप्रैल 2021 के लिए है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज़ द चैनल एक्सेल लर्निंग हैशटैग प्रिया तिवारी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। सबसे पहला जो आर्टिकल है आज का, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन कॉस्ट। एयर पॉल्यूशन कॉस्ट की बात करते हैं। सो एयर पॉल्यूशन कॉस्ट इंडियन बिजनेसेस 95 बिलियन ईयर स्टडी, यानी अगर आप एयर पॉल्यूशन की बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट करने लग जाएं तो इंडिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उस पर एयर पॉल्यूशन का जो कॉस्ट आता है दैट इज़ $95 बिलियन। तो ये एक स्टडी ने बताया है। और क्या क्या इसमें चीज़ें उभर के आई हैं, पहले उसको देख लेते हैं। एवरी ईयर हायर पॉल्यूशन लेवल्स शेव ऑफ $1.3 बिलियन फ्रॉम इंडियाज IT sector and lost productivity, said the study by industry group CII, Clean Air Fund, charity consulting firm Dalbag। अब अगर आप देखेंगे तो हर साल जो भी आपका हायर पॉल्यूशन लेवल होता है उसकी वजह से इंडिया की IT सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी का लॉस देखने को मिलता है दैट इज अराउंड 1.3 बिलियन का। एंड इफ न्यू दिल्ली फेल्स टू क्लीन इट्स टॉक्सिक एयर द बूमिंग IT सेक्टर कुड लूज मोर देन 2.5। अगर यही कंडीशन चलती रहती है एंड दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली NCR का एरिया, क्योंकि उसके पास में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, एंड टॉक्सिक एयर को वो क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो लगभग जो आपको लॉस देखने को मिल जाएगा वो 2.5 का हो जाएगा। यानी अभी इतना हो रहा है, तब तक ये बढ़ चुका होगा। एयर पॉल्यूशन कॉस्ट की बात करते हैं तो आप देख चुके हैं हर साल कितना हो रहा है। या अगर आप इसको GDP के टर्म पे, इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी इंडिया को अगर हम मान लें कोई इंसान है, इसकी सैलरी है, तो उसकी पूरी सैलरी कितनी है वो GDP में मेजर होती है। तो GDP का टोटल 3% आपको देखने को मिल रहा है एयर पॉल्यूशन में कॉस्ट में चला जाता है, यानी उसकी वजह से इतना लॉस हो जाता है। न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ की कैपिटल है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल अगर कोई है तो वो आपकी नई दिल्ली है। एंड इंडिया इज़ होम टू 35 ऑफ द वर्ल्ड्स 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। एंड इंडिया में लगभग पूरी दुनिया में अगर आप 50 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहरों के नाम देखेंगे तो उसमें से 35 कहाँ मिल जाएंगे, आपको इंडिया में मिल जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर है, यानी एयर पॉल्यूशन की इंटेंसिटी को डिफाइन करता है कि कितना ज़्यादा इंटेंस है एयर पॉल्यूशन आपके इंडिया में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, गंगाईकोंडा चोलापुरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म की बात करते हैं। पिछली बार भी न्यूज़ में था ये, आई थिंक जून के अराउंड न्यूज़ में था। Let's see, the State Department of Archaeology has made encouraging find less than 2 months into the excavation at Maligai Medu near Gangaikonda Cholapuram, the capital of King Rajendra Chola। अगर आप देखेंगे जो स्टेट डिपार्टमेंट है आपका आर्कियोलॉजी का, उन्होंने कुछ एनकरेजिंग फाइंडिंग्स देखी हैं। आपके 2 मंथ की बात करते हैं, कहाँ पर, मलीगाई मेडू जो आपका एक्सकेवेशन हुआ था, जहाँ पर खुदाई की गई थी, वहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका गंगाईकोंडा चोलापुर में आता है। एंड ये आपके चोला एक राजा थे, यानी अगर आप देख सकते हैं तो आपके राजेंद्र चोला एक राजा थे, उनके कैपिटल में आपको ये देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, 13 कोर्स ब्रिक वॉल्स यहाँ पर आपको देखने को मिली है, हैव बीन एक्सपोज्ड सो फार एट द साइट। अभी तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 13 कोर्स ब्रिक वॉल आपको मिल चुकी है। कॉपर कॉइन आपको मिला है, पोस्ट हर्ड मिल गए हैं, कुछ आयरन के पीसेस भी यहाँ से देखे गए हैं, यानी कुछ आयरन के पीसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बिसाइड्स चाइनीज सेल्डन वेयर अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, चाइनीज़ के द्वारा जो बनाए जाते थे सेल्डन वेयर्स, बर्तन आप देख सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे जो 10th और 11th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। इसके बाद जो आपका एक्सकवेशन हुआ है उसमें बहुत सारे रॉयल पैलेस के आपको रिमेन्स भी देखने को मिले, यानी जो आपके रॉयल फैमिलीज होती थी उनके लिए पैलेस है ना, महल बनाए जाते थे, उसके रिमेन्स भी हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गंगाईकोंडा चोलापुरम की, जो न्यूज़ में है, तो उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगाईकोंडा चोलापुरम आपके किंग राजेंद्र चोला के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 1012 से 44 के बीच में। इसमें अगर आप देखेंगे तो गंजेटिक प्लान्स में, जो आपका गंजेटिक बेसिकली आप देख सकते हैं प्लेन है, वहाँ पर जितने भी इनके एक्सपीडिशन थे, अभियान थे, विजय अभियान अगर आप देख सकते हैं, तो उनके बाद में ये डेवलप किया गया था। ये कैपिटल बन गया था चोला डायनेस्टी का 1025 में, आपके राजेंद्र चोला एक के टाइम पे। एंड चोला कैपिटल रहा है लगभग उसके बाद 250 साल तक, यानी 250 साल तक इन्होंने इसका कैपिटल की तरह सर्व किया। नाउ बृद्धेश्वर टेम्पल की बात करते हैं, जो आपका न्यूज़ में था पिछले साल, ठीक, मुझे बताइएगा क्यों न्यूज़ में था जून 2021 में। 2020 में आपका बृद्धेश्वर टेम्पल, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक। At this place is next only to Bridheshwar temple at Thanjavur in its monumental nature and surpasses it in sculpture quality. It has been recognized as World Heritage Site by UNESCO। अगर आप देखेंगे तो यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मार्क कर दिया गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पार्ट किसके बारे में, गंगाईकोंडा चोलापुरम के बारे में। नाउ अगेन मुझे बताइएगा यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को क्या है, कैसे फॉर्म हुआ। आप लोग वैसे मुझे पता है, होमवर्क कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कोफिया स्टेनोफाइला की बात करते हैं, डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे। सीरा लियोन में साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ कॉफी स्पीशीज नॉट इन द वाइल्ड इन डिकेड्स, अ प्लांट दैट दे से may help secure the future of this valuable commodity that has been imperiled by climate change. The coffee species Coffea stenophila, which bears black fruit rather than the red fruit typical of the two coffee species that are widely grown commercially, is seen in Ivory Coast. Now very very important part, यहाँ से पहले तो जोग्राफिकल होमवर्क नोट करिए। आइवरी कोस्ट कहाँ पर है आपको ये बताना है। सिरा लियोन की बात करते हैं, वो कहाँ पर है, क्या कोस्टल बेसिकली कोई जगह है या टोटल लैंडलॉक्ड एरिया है, तो आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड खुद भी रीड करना है, मैप में फाइंड आउट करना है कि आपको कहाँ मिल रहा है। ठीक, सो कॉफिया स्टेनोफाइला की बात करते हैं। बहुत टाइम से इस कॉफ़ी की वैरायटी को देखा नहीं गया था, बट अगर आप अभी देखेंगे तो अभी प्रेजेंटली आपके डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सिएरा लियोन में इसको देखा गया है। इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है कि बाकी जो कॉफ़ी वैरायटीज़ होती है उनके फ्रूट्स आपको रेड देखने को मिल जाएंगे। कभी अगर आपने देखा होगा मेकिंग ऑफ कॉफ़ी, तो वहाँ पर रेड फ्रूट्स होते हैं, उसको सुखाया जाता है, देन उसको पर्टिकुलर उसका शेल हटाए जाएंगे तब वो ब्राउन होता है, बट ये ओरिजिनली इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, सो ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी जो वेरिएबिलिटी है वो चेंज हो रही थी। तो अब बेसिक साइंटिस्ट थोड़ा सा एक इस बात को बेसिकली मार्क कर रहे हैं कि हाँ, इसकी हेल्प से हम कॉफ़ी की वेराइटीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ कॉफिया स्टेनोफाइला की बात करते हैं। ये जो स्टेनोफाइला है ये कॉम्प्लेक्स फ्लेवर बेसिकली प्रोफाइल है, नेचुरल स्वीटनेस इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, एसिडिटी मीडियम टू हाई होती है एंड ये बेसिकली फ्रूटनेस एंड गुड पार्ट अगर देखेंगे तो इट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसकी अगर आप देखेंगे तो इसका जो ग्रोथ होता है दैट इज ऑल्सो गुड। इट पजेस ग्रेटर टॉलरेंस फॉर हायर टेम्परेचर्स। अगर आप अराबिका कॉफ़ी की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, इसीलिए लगभग पूरी अगर वर्ल्ड के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 56 जो आपका टोटल प्रोडक्शन होता है वो अराबिका कॉफ़ी का मिल जाता है। रोबस्टा कॉफ़ी की बात करते हैं दैट मेक्स 43%। स्टेनोफाइला कॉफ़ी की बात करते हैं, इसका फ्लेवर थोड़ा सा सुपीरियर होता है जो अराबिका के सिमिलर ही आपको देखने को मिल जाएगा। इट वॉज फ्रेम्ड इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप अंटिल द अर्ली 20th century बिफोर बीइंग अबंडेड एज अ क्रॉप आफ्टर रोबास्टाज इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इसकी बात करते हैं, ये वेस्टर्न अफ्रीका के पार्ट में कल्टिवेट किया जाता था एंड उसके बाद जब आपकी रोबस्टा कॉफ़ी आ गई है तो उसको एक तरीके से लोगों ने अबंडन कर दिया ना, इसकी खेती को लोगों ने क्या कर दिया था, कम कर दिया था एंड इसीलिए उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज हुआ एंड दैट वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये कॉफ़ी आपको देखने को नहीं मिल रही थी। नाउ अराबिकास फ्लेवर इज रेटेड एज सुपीरियर एंड ब्रिंग्स हायर प्राइसेस देन रोबस्टा विच इज मेनली यूज फॉर इंस्टेंट कॉफ़ी एंड कॉफ़ी ब्लेंड्स। अगर आप अराबिका की बात करते हैं तो इसका जो फ्लेवर होता है वो आपके रोबस्टा के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, हाई प्राइस भी उसका होता है एंड इसके लिए ये इंस्टेंट कॉफ़ी एंड कॉफ़ी ब्लेंड्स में यूज़ किया जाता है। तो दिस इज रिगार्डिंग कॉफ़ी स्टेनोफाइला। इसके अलावा दो और कॉफ़ी हैं दैट इज अराबिका एंड रोबस्टा एंड क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या डिफरेंसेस जो आप देख चुके हैं, आपको आइवरी कोस्ट एंड सिएरा लियोन के बारे में देखना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं सुदर्शन सेन कमेटी। सुदर्शन सेन कमेटी की बात करते हैं, RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी आई थिंक मैंने 21 के लेक्चर में 21 अप्रैल के लेक्चर में RBI के बारे में बताया था, जहाँ पर आपकी करेंसी मैनिपुलेशन के उस पार्ट पे आपकी यूएस ने चार्ज लगाया था कि RBI क्या कर रहा है कि वो डॉलर्स को खरीद के एक्यूमुलेट कर रहा है ना, तो एक करेंसी मैनिपुलेशन पे पार्ट लगाया था ना। RBI ने 6 मेंबर की कमेटी सेटअप की है जिसको हेड कौन कर रहे हैं, सुदर्शन सेन, ताकि वो ARCs की वर्किंग को रिव्यू कर सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसकी जितनी भी कमिटीज़ की बात करते हैं उसकी वर्किंग को रिव्यू कर सकें एंड पैनल टू सबमिट रिपोर्ट इन 3 months। एंड ये जो पैनल बनाया गया इसको अपनी रिपोर्ट कितने दिन में देनी है, 3 दिन में सबमिट करनी है। नाउ टास्क ऑफ द टास्क फोर्स की बात करते हैं, इट विल अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। सो सॉरी, ठीक है, दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, है ना, इट्स देयर इन माय माइंड। अब क्योंकि ARC मेरे दिमाग में आ ही चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म उसकी बात करते हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो आपने ARC रिपोर्ट आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, पहले इसका बेसिक मुझे बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ARC आपकी मेंशन की गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी ARC मेंशन की गई है तो किस तरीके से मेंशन की गई है, ठीक है, क्या पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ARC का, कहाँ पर मेंशन है, क्या फीचर था उस टाइम पे। अगर प्रेजेंट टाइम की ARC आपने देखी है तो उसके जस्ट मिल जाएगा। आई विल नॉट से पूरी ARC पढ़ी है, बहुत टाइम टेकिंग है,
है ना, एंड यूपीएससी के लिए यू ऑल पीपल नो कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो उसकी समरी मिल जाएगी आपको एआरसी को, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ ये किस चीज़ की वर्किंग को देखेगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो भी आपके असेट होते हैं। असेट क्या होता है, किसी चीज़ का, अगर आपने ज़मीन खरीदी है, कोई प्लॉट है, तो वो आपका क्या है, असेट है। तो जितनी भी रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं असेट की, उसको रिव्यू, उसका काम देखना इसका काम है फाइनेंशियल सेक्टर के इकोसिस्टम में। साथ ही साथ सूटेबल मेजर्स को आपको क्या करना है, रिकमेंड करना है कि क्या तरीके आप अपना सकते हैं ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, जो ज़रूरतें इनकी बढ़ती चली जा रही है, उसको फुलफिल कर सके। द पैनल विल ऑल्सो रिव्यू द एग्जिस्टिंग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एआरसीज एंड रिकमेंड मेजर्स टू इंप्रूव एफिकेसी ऑफ एआरसीज। अब ये पैनल क्या करने वाला है, जो भी आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी एआरसी पे एप्लीकेबल होने वाले आपके लीगल रेगुलेशंस जो भी होंगे, उसको रिव्यू करेगा। एंड उसके बाद अगर इसके कार्य करने में या फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी नजर आ रही है, तो वो बताएगा कि आप ये चेंजेस कर दीजिए जिससे इसकी वर्किंग और अच्छी हो सके। तो दिस इज रिगार्डिंग सुदर्शन सिंह कमेटी। ना यहाँ पर आपके रूल ऑफ एआरसीज को देखा जाएगा कि किस तरीके से, अगर कोई स्ट्रेस्ड असेट है, मान लीजिए किसी ने लोन लिया, वो लोन रिटर्न नहीं हो रहा है, दैट इज स्ट्रेस्ड असेट फॉर्म में आ रहा है, तो उसको रिजोल्यूट करने के लिए किस तरीके से क्या काम है आप देख सकते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में भी अगर आप देखेंगे तो उसको इंक्लूड किया जाएगा ताकि लिक्विडिटी को आप इंप्रूव कर सकें। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो बिजनेस मॉडल है एआरसी का, उसको रिव्यू करना है। अब इसके बारे में बात करते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बाय करता है डेब्टर्स ऑफ द बैंक एट म्यूचुअली अग्रीड वैल्यू एंड अटेम्प्ट्स टू रिकवर द डेब्ट्स ऑफ एसोसिएटेड सिक्योरिटीज बाय इटसेल्फ। यहाँ पर मेन काम क्या होगा कि आपका ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या करता है, जो भी आपके डेब्टर्स होते हैं बैंक के, उनको बाय करेगा एंड म्यूचुअली किसी एग्रीड वैल्यू पे वो कोशिश करता है इसको रिकवर कराने की। ठीक, ये आपका आरबीआई के तहत रजिस्टर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है आपका सरफसाई एक्ट 2002 के तहत, यानी सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत इसको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में सुदर्शन सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना, बट ओवरव्यू एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, रिमेंबर बहुत कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि मान लीजिए आपने किसी ज़मीन पे आपको कोई कंपनी बनानी है, उस ज़मीन पे फॉरेस्ट है, आपने फॉरेस्ट साफ कर दिया, आपने कंपनी बता दी, अब क्लियरेंस आप बाद में लेते रहोगे। अब सोचिए, एक बार आपने लॉस कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे क्लियरेंस लेके, या क्या करोगे किसी से कुछ पेनाल्टी लेके। ठीक, सो यहाँ पर उस चीज़ की बात आ रही थी। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, इन्होंने आपका ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 जारी किया था। ठीक, ताकि जो इसके पहले आपका EI नोटिफिकेशन 2006 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एग्जिस्ट कर रहा था, उसको अमेंड कर लें, कुछ चेंज कर लें, कुछ संशोधन उसमें ले आए। ये जो आपका गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, टू इनकॉर्पोरेट मॉडिफिकेशंस, जो कुछ मॉडिफिकेशन लेके आ रही थी, यानी अगर आपको अमेंडमेंट्स इंटरिम पीरियड के लिए, है ना, थोड़े से बीच के शासन बीच के काल के लिए अगर आपको क्या करना है, रेगुलेट करना है, तो क्या सुधार आप लेके आ सकते हैं। EI एक साइंटिफिक एस्टिमेट लाएगा ऑफ द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट सच एज माइन, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल या वेस्ट ट्रीटमेंट। सिंपल काम क्या, आपको कहीं पर खुदाई करनी है, एक डैम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना है, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करनी है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करना है, तो आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से आपके एनवायरनमेंट पे कितना हार्म होने वाला है, कितना इम्पैक्ट होने वाला है। देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर पब्लिक कंसल्टेशन इन द रूल्स इंक्लूडिंग अ पब्लिक हियरिंग एट विच द लोकल कम्युनिटी एंड इंटरेस्टेड पर्सन्स कैन गिव ओपिनियंस एंड रेज ऑब्जेक्शंस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोविजन भी है आपका पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इस रूल के पार्ट में, जहाँ पर पब्लिक हियरिंग को इंक्लूड किया जाएगा, एट विच द लोकल कम्युनिटी and interested persons can give opinions, raise objections based on draft EI है। तो यहाँ पर कोई भी आपकी लोकल कम्युनिटी है, वो पब्लिक हियरिंग के पार्ट में अगर आप देख सकते हैं, ठीक होगा, वहाँ पर इंटरेस्टेड पर्सन अपना ओपिनियन ले सकते हैं हम, ठीक है, कि आपको क्या इसमें सलाह देनी है, इसको चेंज क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप रेज कर सकते हैं जो आपके ड्राफ्ट पर बेस्ड, यानी अगर आपने कुछ ड्राफ्ट बनाया है तो उस पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। ठीक, और ये जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो आपके एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं अबाउट दिस। इसमें नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो दैट इज हाउ डज द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन रिफर फ्रॉम द वन नाउ
इन्फोर्स। अभी जो आपका इन्फोर्स पर्टिकुलर हो रहा है, जो रेगुलेशन जो पर्टिकुलर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यही, उससे क्या डिफरेंस है? मेजर डिपार्चर देखेंगे तो इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ सेवरल एक्टिविटीज फ्रॉम द परव्यू ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन। बहुत सारी एक्टिविटीज को पब्लिक कंसल्टेशन से बाहर कर दिया गया है। ठीक, बहुत सारी अगर आप कैटेगरीज की बात करते हैं तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इससे बाहर कर दिया गया है कि उन्हें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो एसेट बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने ऑफशोर ऑनशोर ऑयल गैस शेल एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करिए, मिनरल बेनिफिट, बहुत सारे और प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिनको यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। यानी कुछ भी अगर आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज की बात करेंगे, स्पेसिफाइड बिल्डिंग की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड एरियल डेवलपमेंट्स की, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको एक तरीके से अगर आप देखेंगे ना, उनका जो क्लियरेंस होगा, उनका जो भी पार्ट होगा वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, मतलब उनको रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेसिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग नॉर्म की आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग बाय एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज़। अगर आप देखेंगे तो आपकी एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज़ होती है, वो क्या किए जाते थे, स्क्रीन किए जाते थे, इन प्रोडक्ट्स की चेकिंग की जाती थी, रिव्यूइंग की जाती थी, स्क्रीनिंग की जाती थी कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एनवायरमेंट पर ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं, जो भी है, बट अब इन चीज़ों को टोटली बाहर कर दिया गया है। कोल एंड नॉन कोल मिनरल प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट डू नॉट नीड प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। यानी अगर आप इतने सारे प्रोजेक्ट कोल नॉन कोल मिनरल प्रोस्पेक्टिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इनमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको पहले लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट करने के बाद में कर सकते हैं। तो दिस इज कुछ पार्ट में सही है कि जल्दी आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, बट कुछ पार्ट में बहुत गलत है कि आपका एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट होने वाला है बहुत ही खराब होने वाला है ना, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को एसेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करते हैं। 5th सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स बिगिंस वर्चुअली। जो आपका 5th सेशन है किस चीज़ का, कोडेक्स कमेटी का, ये किस चीज़ पे है, पर्टिकुलर स्पाइसेस पे एंड हर्ब्स पे वर्चुअल रूप से स्टार्ट हो चुका है। इंडिया होस्ट कर रहा है एंड स्पीशीज बोर्ड इंडिया सर्व एज द सेक्रेटरीट ऑफ द कमिटी। इंडिया इस चीज़ को होस्ट कर रहा है एंड जो आपका स्पीशीज बोर्ड इंडिया है वो आपकी कमेटी के सेक्रेटरीट के रूप में काम कर रहा है। ना कोडेक्स की बात करते हैं, जो आपका कोडेक्स कमेटी है ऑन स्पीशीज एंड culinary हर्ब्स CCHH एस्टैब्लिश अंडर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन डिस्क्राइब द रिस्क ऑफ अनस्क्रैपलेस इंटेंशनल अडल्ट्रेशन ऑफ स्पाइसेस थ्रू सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू देयर हाई इकोनॉमिक वैल्यू। अगर आप देखेंगे तो इनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू की वजह से इनका एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन पार्ट लाया जा रहा है, ताकि अडल्टरेशन किया जा रहा है, मिलावट की जा रही है आपके स्पाइसेस में, ताकि इनके दाम को कम किया जा सके। बहुत सारे 3 प्रपोजल आपको देखने को मिल जाएंगे न्यूयॉर्क के लिए, कार्डमम, टर्मरिक एंड प्रायोरिटाइज ग्रुप स्टैंडर्ड फॉर स्पाइसेस इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड फ्रूट एंड बेरीज। अगर आप देखेंगे 3 प्रपोजल भी हैं न्यूयॉर्क के, कार्डमम के लिए, टर्मरिक के लिए एंड कुछ प्रायोरिटाइज ग्रुप स्टैंडर्ड स्पीशीज हैं आपकी जो ड्राइड फ्रूट एंड बेरीज के पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में देख लीजिएगा। CCSCH एंड CSE की बात करेंगे तो इनका मेन काम क्या है कि आपको स्टैंडर्ड डेवलप करना है। आप चाहे स्पाइसेस की बात करिए, culinary हर्ब्स की बात करिए, वर्ल्ड वाइड लेवल पे इनको आपको डेवलप करना है। सच ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की देख लीजिए, 1963 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ना, 2 गवर्नमेंट्स के बीच में काम करती है, जो UN फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर स्टार्ट की गई थी। कैसे, ज्वाइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम के तहत, ताकि आप कंज्यूमर को एंड जो फेयर प्रैक्टिसेस है फूड ट्रेड में उसको एनहांस कर सके। दूसरा, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेस कोडेक्स स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस। अब अगर आप देखेंगे तो आपका SPS जो है यानी WTO का जो एग्रीमेंट है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स के लिए, वो कोडेक्स की गाइडलाइंस को क्या करता है, फॉलो करता है। अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें 189 मेंबर्स हैं, 188 मेंबर कंट्रीज हैं, एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इंडिया कोडेक्स का पार्ट कब बना था, 1964 में। तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, किससे रिलेटेड है, कब बना, कैसे बना, कौन कौन इंक्लूडेड है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर रिलीजियस फ्रीडम। नाउ अब आते हैं US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। आपको पता है US में एक कमीशन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल रही है उसको क्या करता है, एनालाइज करता है। इंडिपेंडेंट पार्टीशन कमीशन है, इसने फॉर द सेकेंड ईयर इन द रो हैड दैट द स्टेट डिपार्टमेंट पुट इंडिया ऑन अ लिस्ट कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर द वर्स्ट वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन 2020। इन्होंने दूसरे कंसेक्यूटिव साल में अगर आप देखेंगे तो इंडिया को उस कंट्री की लिस्ट में डाल दिया है
जहां पर लोगों की रिलीजियस फ्रीडम का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. यूएनसीआईए एसआरएफ के रिकमेंडेशन की बात करते हैं दैट एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज टारगेटेड सैंक्शंस ऑन इंडियन इंडिविजुअल एंड एंटिटीज फॉर सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्रशासन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं इंडिया पे, एक तरीके से आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का बहुत ही ज्यादा सीवियर वायलेशन हो रहा है. नाउ सेकेंड रिकमेंडेशन वॉज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट इंटरफेथ डायलॉग एंड द राइट्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज एट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फोरम. अगर आप देखेंगे तो क्वाड ग्रुपिंग की बात करिए, ठीक, जहाँ पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस इंक्लूड होते हैं, वहाँ पर एक दूसरा रिकमेंडेशन आया था कि आपके प्रशासन को प्रमोट करना चाहिए ताकि इंटरफेथ डायलॉग को भी आप डिस्कस कर सके. ठीक है, जो भी आपके मल्टीलेटरल क्वाड ग्रुपिंग की बात करिए, बायलेटरल 2 कंट्रीज मिल रही हैं, तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को डिस्कस करिए. दूसरा रिकमेंडेशन है. एक और रिकमेंडेशन है यूएस कांग्रेस को, वॉज टू रेज इशूज इन द यूएस इंडिया बायलेटरल स्पेस सच एज बाय होस्टिंग हियरिंग्स, राइटिंग लेटर्स एंड कंसिस्टिंग कांग्रेगेशनल डेलीगेशंस. सो दूसरा रिकमेंडेशन क्या है कि यहाँ पर इंडिया यूएस के बीच में कोई भी बायलैटरल जो स्पेस है वहां पर आप हियरिंग को स्पेस कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कुछ भी कांग्रेगेशनल डेलीगेशन भेज सकते हैं. बट यूएस सीआईआरएफ के जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होते. ठीक है, यानी वो जरूरी नहीं कि आपको मानना ही मानना है. एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिजेक्टेड द यूएसआरएफ रिकमेंडेशन टू डेजिग्नेट इंडिया एज सीपीसी लास्ट ईयर. साथ ही साथ ट्रम्प की बात करते हैं तो उन्होंने टोटल मना कर दिया था कि नहीं, ये जो यूएस सीआईआरएफ का डेजिग्नेशन है इंडिया को इस लिस्ट में डालने का, उसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ. ठीक, 2021 का कंसर्न रिपोर्ट क्या है. ठीक है, आप बेसिक मान लीजिए आपने कोई चोरी नहीं करी है, बट कोई अगर आपको चोर चोर कह रहा है तो दैट इज अ मार्क है ना, आपके बेसिकली नाम पे आता है कि नहीं, ठीक है, आपने चोरी भरे से नहीं किया लेकिन नाम तो लगा देते हैं लोग चोर. ठीक, तो वो कंसर्न का पार्ट है. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं सबसे पहले, जो आपका 2020 की स्टार्टिंग में आया था नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज के लिए, साउथ एशियन कंट्री से जो भी आ रहे थे, सबसे पहले तो वो कंटेंट का पार्ट है. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात करिए, द कॉन्सिक्वेंसेज एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्लीफाइड बाय लार्ज डिटेंशन कैंप बिल्ट इन आसाम पोटेंशियली डिवास्टेटिंग. ये भी माना जा रहा है. हालांकि अगर आपने अभी ब्रू रियांग का इशू देखा होगा तो हम सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स नॉट एज इजी जितना लगता है, बट स्टिल ठीक है, एनआरसी अगर हम लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी डिटेंशन कैंप रखे गए थे आसाम में. तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं जिसकी वजह से इंडिया को इस कैटेगरी में डाला गया. नाउ एफर्ट्स टू प्रोहिबिट इंटरफेथ मैरिज. उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात करिए जहाँ पर इंटरफेथ मैरिज को डिस्करेज किया जा रहा है. तो ये कुछ बेसिकली पार्ट है जिसकी वजह से यूएस ने इसको डाला हुआ है. नाउ तबलीगी जमात के वर्कर्स की बात करते हैं जो मार्च 2020 में हुआ था. यूएससीआईआरएफ ने क्या कहा है, एट द बिगनिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक डिसइंफॉर्मेशन एंड हेटफुल रिटोरिक इंक्लूडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफन टारगेटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज. तो उनके अकॉर्डिंग ये जो तबलीगी जमात मरकज थे वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा भी बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया. इंडिया के स्टैंड की बात करते हैं. लास्ट ईयर इंडिया हैड डिनाइड वीजाज टू मेंबर्स ऑफ यूएनएससीआईआरएफ हु वांटेड टू विजिट इंडिया फॉर द असेसमेंट, है ना. पिछले साल अगर देखते हैं तो इंडिया ने यूएससीआईआरएफ के मेंबर्स को वीज़ा भी मना कर दिया था कि वो यहाँ पर आके एक तरीके से असेस करना चाहते थे कंडीशंस को. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात करते हैं. सेड दैट फॉरेन एंटिटीज लाइक यूएसआईआरएफ डिड नॉट हैव द लोकल स्टैंडर्ड टू प्रोनाउंस और द स्टेट ऑफ इंडियन सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स. नाउ अब बेसिक बात करते हैं तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट नहीं है कि वो इंडिया के लोगों को मार करे किसी भी रूप में. ठीक है, बाकी जो कंट्रीज मेंशन है लिस्ट में उसके बारे में देखते हैं. रशिया, सीरिया एंड वियतनाम. ठीक है, दीज आर द अदर कंट्रीज जो मेंशन की गई हैं. जो कंट्री पहले से इस लिस्ट में थी उसको देख लेते हैं. रीडेजिग्नेट किया गया है. बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. ये ऑलरेडी थे. ठीक, कुछ कंट्रीज को स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा गया है जैसे क्यूबा, निकारागुआ के साथ में इन कंट्रीज को जो आपके 1921 की लिस्ट में थे. ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स जो आपके यूएससीआईआरएफ का पार्ट है ना. आपको एक बार मुझे बताना है यूएससीआईआरएफ काम क्या करता है, व्हाट इज द मेन पार्ट यूएससीआईआरएफ के बारे में. ठीक है, वैसे हम लोग देख चुके हैं बट आपको एक बार मुझे बताना है कब बना, कैसे बना, इसकी वर्किंग के बारे में. नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया में प्रेस को कितनी फ्रीडम दी जा रही है उसका इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है, नाम से ऐसे ही है. इंडिया की बात करते हैं तो 142nd स्पॉट था इंडिया का एंड इंडिया अपने 180-200 में 142nd स्पॉट पे रिमेन कर रहा है. ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज है जर्नलिस्ट के. यानी अगर इंडिया की बात करते हैं तो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं जर्नलिस्ट के नाम पे उसके पार्ट पे आपको डेंजरस कंट्रीज देखने को मिल जाएगी. ये जो फ्रीडम इंडेक्स है 2020 का, ये पब्लिश किया जा रहा है
इंटरनेशनल जर्नलिज्म के द्वारा नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो आपके RSF है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की बात करते हैं, सो ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट अगर देख लेते हैं, ये क्लासिफाइड करता है इंडिया इज बैड फॉर जर्नलिज्म, यानी इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जर्नलिज्म के लिए अभी आप आर्य भारत की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक न्यूज़ में आ गया था, ठीक है, इसीलिए आई एम कोटिंग दैट, है ना, ऐसा कुछ मेरा पर्सनल नहीं है कि मेरे घर का चल रहा है चैनल, ठीक है, जो चीज़ें आपको माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगे, ज़्यादा सुने होंगे, आई एम जस्ट कोटिंग दैट। तो जर्नलिज्म के पार्ट में इंडिया बहुत बैड माना जा रहा है। इंडेक्स की बात करते हैं 180 कंट्री में आपको रैंकिंग की जाती है। नॉर्वे फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क, वेल एरिट्रिया इज एट द बॉटम, ठीक है, अगर आप देखेंगे नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड, फिर डेनमार्क एंड एरिट्रिया अभी आपका बॉटम पे है। चाइना 177 नंबर पे है। कोरिया की बात करते हैं तो 179 पे है। तुर्कमेनिस्तान 178 पे। साउथ एशियन नेबरहुड की बात करते हैं, नेपाल बहुत अच्छा है 106, ठीक, उसके बाद श्रीलंका इज क्वाइट बेटर 127, म्यांमार की बात करते हैं 140, पाकिस्तान इज इवन बेटर अगर आप देखेंगे तो 145 एंड बांग्लादेश 152, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देखेंगे इंडिया शेयर्स बैड क्लासिफिकेशन विद ब्राजील, मेक्सिको एंड रशिया। कुछ और कंट्रीज अगर आप देखेंगे वर्ल्ड की, ब्राजील, मेक्सिको एंड रशिया, इनको भी जर्नलिज्म के लिए बैड पार्ट में रखा गया है। इंडिया की बात करते हैं, जो आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसने एनवायरनमेंट ऑफ इंटिमिडेशन पे बेसिकली ब्लेम किया है। जो आपके बीजेपी सपोर्टर्स ने क्या किया है, क्रिटिकल जर्नलिस्ट को क्रिएट किया था एंड एंटी स्टेट बना रखा है, यानी उसको एंटी स्टेट, एंटी नेशनल बता रहे हैं। रिपोर्ट हैज ऑल्सो हाइलाइटेड थ्रॉटलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने ये भी बताया कि आप सोशल मीडिया पे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, यानी आप ट्विटर एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो एक तरीके से वहाँ पर बहुत ब्रूटल तरीके से सेंसरशिप हो रही है। अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सोशल मीडिया पे, उसको थ्रोटल किया जा रहा है ना कहीं वो भी, हाँ, मैं आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है, आप अपने मन से लिख नहीं सकते हैं कुछ भी सोशल मीडिया पे। 2021 की रिपोर्ट की बात करते हैं, क्या शो करता है कि जर्नलिज्म जो मेन वैक्सीन है आपके डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में, ये ब्लॉक की जा रही है लगभग 73% कंट्रीज़ में, यानी 180 देशों की अगर आप बात करेंगे तो ये वैक्सीन है किसके लिए, कि अगर आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सरकार या किसी के द्वारा, तो उसको जर्नलिज्म आपके सामने रखी जाती है एंड उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है लगभग 73% ऑफ द कंट्रीज़ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। नाउ स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट की बात करते हैं 2020 की। सो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 लिस्ट मेजर ग्लोबल वार्मिंग माइलस्टोन्स। यहाँ पर कुछ मेजर ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है अपनी पृथ्वी का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होना, वो कुछ गैसेस की वजह से हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ठीक, तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें कुछ माइलस्टोन्स बताए गए। सबसे पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, दिस इज होमवर्क फॉर यू, WMO, इसके बारे में देखिएगा कब बना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब अगर आप एटमॉस्फेरिक साइंस में, क्लाइमेटोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में या जियोफिजिक्स में इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सारे देशों को साथ में कॉपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है WMO, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से ओरिजिनेट हुई थी, नॉन गवर्नमेंटल संस्था है, 1873 में फाउंड की गई थी एज अ फोरम फॉर एक्सचेंजिंग वेदर डाटा। अब ये किस लिए बनाई गई थी, ताकि आप वेदर डाटा को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सके, ठीक, रिसर्च का अगर कोई इसमें इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी एक्सचेंज कर सके। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, एक्सट्रीम वेदर कंबाइंड विद कोविड-19 इज डबल फ्लो फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन 2020। अगर एक तो देखेंगे आपका वेदर बहुत एक्सट्रीम है, दूसरा कोविड-19, ये एक तरीके से डबल है ना, एक ऐसी पर्टिकुलर आप देखिए आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल है कि कोविड-19 एंड वेदर भी इतना ख़राब है तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। पैंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करेंगे, फेल टू पुट अ ब्रेक ऑन क्लाइमेट चेंज, ड्राइवर एंड एक्सीलरेटर इम्पैक्ट। सो ये जो पैंडेमिक की वजह से जो आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इकोनॉमिक पार्ट में आपको कमी देखने को मिल रही है, उससे क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज के ड्राइवर्स हैं उस पर ब्रेक लग गया। यानी अगर आप बेसिकली क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल भी करना चाह रहे थे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। 2020 वॉज वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड डिस्पाइट कूलिंग ला लीना इवेंट, द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वाज 1.2 डिग्री सेल्सियस। अगर आप देखेंगे तो 2020, हालांकि देखिए आपको पता है पॉल्यूशन भी कम होना था, गाड़ियां बहुत कम चली थी, ला लीना का कूलिंग इफेक्ट था, उसके बावजूद भी ये आपके 3 वार्मेस्ट ईयर्स के रिकॉर्ड में आए हैं, जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। 6 ईयर्स 2015 की बात करते हैं, वार्मेस्ट रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे 2011 के बीच में आपको इसमें देखने को मिल रहा है। WMO रिपोर्ट लिस्टेड 5 के इंडिकेटर्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस इन द ग्लोबल
क्लाइमेट, यानी अगर WMO की रिपोर्ट की बात करेंगे तो उन्होंने 5 इंडिकेटर बना रखे हैं कि जो इरिवर्सिबल चेंज आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो वर्ल्ड का क्लाइमेट जो चेंज कर रहा है इरिवर्सिबल, कि आप उसको वापस अटेन नहीं कर सकते, उसके 5 इंडिकेटर है। ग्रीन हाउस गैस, ओशन, सी लेवल राइज, आर्टिक एंड अंटार्कटिक, ये आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो आपकी मेजर ग्रीन हाउस गैसेज है वो लगातार कंटिन्यू कर रही हैं एक्यूमुलेट ना, वो इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आपका बेसिक लेवल बढ़ रहा है। ओशंस की बात करिए, लगभग 80% जो ओशन का एरिया है, एटलीस्ट यहाँ पर मरीन हीट आपको वेव देखने को मिली है 2020 की। परसेंटेज जो है ओशन का दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग मरीन हीट वेव्स वाज ग्रेटर देन दैट विच एक्सपीरियंस मॉडरेट, तो ज़्यादातर आपके एरिया पर आपको स्ट्रॉन्ग मरीन हीट वेव देखने को मिली है, मॉडरेट आपको बहुत कम देखने को मिली है। सी लेवल में राइज हो रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा जब आपका बेसिकली कूलिंग होगी, ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग होगी, तो सी लेवल क्या है आपका कंटिन्यूसली राइज करता रहेगा, क्योंकि आइस सीज मेल्ट करती रहेंगी ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका जैसे हिस्सों में। 2020 में आर्टिक सी आइस की बात करते हैं तो एक्सटेंट मिनिमम आफ्टर द समर मेल्ट वाज 3.74 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप देखेंगे लगभग 3.74 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मेल्ट आपको देखने को मिला है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा पार्ट एक डोनेट करता है। तो दिस इज रिगार्डिंग दिस। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज दिस पॉन्ड प्रोग्राम। व्हाट इज दिस? इसरो टू सपोर्ट 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली अंडर रिस्पॉन्ड प्रोग्राम। कल भी मैंने देखा था, बताया था, हम लोगों ने कवर किया था कि आपके IIT दिल्ली के तहत लगभग 8 प्रोग्राम्स को आपका इसरो क्या करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेल की बात करते हुए IIT दिल्ली में सेटअप की गई है एक MOU के तहत जो इसरो एंड IIT दिल्ली ने साइन की थी 2019 में, ताकि आप क्या कर सके, रिसर्च कोलैबोरेशन को दोनों साथ में मिलकर रिसर्च कर सके। ये जो प्रोग्राम है इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो उसको क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के बीच में कंट्री में जो भी है उसमें क्वालिटी रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके आना है, ताकि यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात में ज़्यादा आउटपुट लेके सके। ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है इसरो के साइंटिस्ट, नॉन इसरो साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को प्रोवाइड की जा रही है इसरो के साथ कोलैबोरेशन में, ठीक, एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए, एकेडमिक बेस की बात करिए, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करिए, इन सारे पार्ट में ये जो प्रोग्राम है आपका हेल्प करने वाला है। सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यूज़ आर्टिकल फॉर द 22 अप्रैल 2021। बाकी का पार्ट हम कल देखेंगे। दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड, होमवर्क आपको पता लग गया है, ट्राई टू कवर दैट, ठीक है, कोशिश करिए सबको कवर करने की, एंड जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज एंड में आपको बर्डन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द चैनल एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। सो हियर इज द एंडिंग ऑफ द क्लास। थैंक यू एवरीवन।